मम्मी, आप रीमा को समझाती क्यों नहीं हो? क्या इसका हर बार हमारे बीच में घुसना जरूरी है? और यह भी छोटी नहीं रही जो हर बात पर समझाना पड़े। आखिर आज आदित्य बोल ही पड़ा था। उसकी माँ सुषमा जी का यह सुनकर पारा हाई हो गया। वो तमतमा उठी और बोली, बीवी क्या आ गई? तुम्हें तो अब देखो घूमने की ही पड़ी रहती है। आदित्य ने कहा, हाँ, क्योंकि घर में तो जब देखो रीमा बीच में ही बैठी रहती है। बड़ी हो गई है, कोई बच्ची तो नहीं है। यह गलत आदत इसको भविष्य में दुख देगी। देखना आप। सुषमा जी ने कहा, बहन के साथ परेशानी होने लगी तुझे। मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों इस ट्रिप पर कैसे जाते हो। उन्होंने शाम को आते ही अपने पति महेंद्र जी से शिकायत की, लेकिन उन्होंने आदित्य का साथ देते हुए कहा, सुषमा, रीमा को तुम जरा समझाओ। जवान हो गई है, कल को जब बहू अपने मुंह से ऐतराज करेगी तो झगड़े ही होंगे। इस तरह कलह घर में अच्छी नहीं होती, घर टूट जाते हैं। उस समय तो सुषमा जी खामोश हो गईं, लेकिन उनका अंदरूनी गुस्सा वहीं का वहीं था। आदित्य और काव्य की शादी हुए कुछ महीने बीते थे, लेकिन बहू को उसकी जगह नहीं मिल पा रही थी। हर जगह रीमा दोनों के साथ जाती थी। बेचारी काव्य की बात कह ही नहीं पाती थी। आज जब उसने सास की बातें सुनी तो पिछले महीनों में जो बीता वह याद आने लगा। शादी के बाद का कठिन समय, जब उसकी शादी आदित्य से हुई थी। 2-3 दिन बाद ही आदित्य की नानी का स्वर्गवास हो गया। नानी सुषमा जी के साथ ही रहा करती थी और बहुत बीमार भी थी। उनकी बीमारी के कारण ही आदित्य की शादी भी जल्दी कर दी गई थी, क्योंकि नानी बहू को देखना चाहती थी। नानी की मृत्यु के बाद घर में कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना रहा और काव्या पर कितने सारे काम आ पड़े। कितने लोग घर में रुके हुए थे, जिनकी सेवा पाने की जिम्मेदारी भी वही निभा रही थी। नई नई शादी थी, मगर दोनों पति पत्नी को साथ में समय बिताने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। घर के अलग से माहौल में काम को लेकर ही एक दूसरे से बात कर पाए थे। रिश्ते को मजबूत करने का समय लोगों की सेवा में ही चला गया। दोनों चाहकर भी ना तो एक दूसरे के पास बैठ सकते थे, ना ही साथ कहीं जा सकते थे। शादी के बाद का खूबसूरत सपना चूर चूर हो गया था। रीमा की दखल अंदाजी यूं ही जारी रही। इसी तरह 2 महीने बीत गए। सारे लोग 1.5 महीने बाद ही चले गए थे और धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। थोड़ी हंसी खुशी घर में गूंजने लगी, जिससे आदित्य और काव्य की नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि आदित्य की बहन उन्हें अकेले रहने नहीं देती। जैसे ही दोनों बात करने बैठते, वह भैया भैया कहकर वहीं बैठ जाती। हर रोज आदित्य से जाने क्या क्या मांग करती और उसके साथ मार्केट चली जाती। आदित्य काव्या को साथ ले जाने को कहता तो सास बोलती, यह कहाँ जाएगी? सामान तो रीमा को लेना है, घर के इतने काम हैं और तुम्हें घूमने की पड़ी है। इस तरह रीमा दोनों के बीच में दीवार जैसी थी। शुरू में तो काव्य बुरा नहीं मानती थी और रीमा को साथ ले जाती थी, मगर अब उसने रीमा को छोटी बहन माना था। लेकिन आदित्य चाहता था कि काव्या को अकेले लेकर जाए। सासू माँ यही कहती थी, अभी भी घूम ले, फिर शादी के बाद कहाँ ससुराल में यह सब का मौका मिलेगा। यही तो इसके घूमने फिरने के दिन है। अभी तो भाई भाभी के सहारे घूम आती है, पराए घर जाकर कहाँ से यह सब होगा। इस सब बातों से आदित्य परेशान होने लगा था। एक बार आदित्य का पारा हाई हो गया जब उसने काव्या के साथ कोई रोमांटिक मूवी देखने का प्लान बनाया। रीमा ने सुनते ही कहा, मैं भी चलूंगी। मैं थोड़े ही आप दोनों के बीच में आकर बैठने वाली हूँ। भाभी, मैं तो साइड की सीट पर बैठूंगी। और वह जिद करने लगी। आदित्य ने उस दिन रीमा को जोर से डांटते हुए कहा, रीमा, तुम बड़ी हो गई हो, अकेले जाओ, हमारे साथ मत जाओ। बस रीमा ने तो घर सिर पर उठा लिया। वह अब जवान हो चली थी, लेकिन बच्चों की तरह जिद कर रही थी। ऊपर से माँ भी साथ दे रही थी। सुषमा जी ने कहा, मैं सब समझ रही हूँ। अब तुम्हें तो रिंकी यानी रीमा आंखों में खटकने लगी है। तुम तो यही चाहती हो कि रीमा इस घर से जाए तो तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए। लेकिन काव्या ने इस बार ठान लिया कि वह सास की बातों पर ध्यान नहीं देगी। आदित्य और काव्या रीमा की नजर चुराकर चुपचाप मूवी देखने निकल गए। पीछे से रीमा ने अपनी माँ के खूब कान भरे। देखा मम्मी, मुझे छोड़कर चले गए। जब से भाभी आई है, भैया मुझे इग्नोर करने लगे हैं। सुषमा जी ने कहा, आ जाने दो दोनों को, आज इनकी मूवी मैं बनाती हूँ। जैसे ही रात को दोनों लौटे, सुषमा जी दरवाजे पर खड़ी मिली। आदित्य, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे चुपचाप जाते हुए?
बहन का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। रीमा ने रोकर कहा। मम्मी, सच तो यह है कि भाभी ने ही भैया को मना किया होगा। यह दोनों मुझे मूवी ले जाने ही नहीं चाहते थे। सुषमा जी बोली। ऐसे कैसे होगा? यह मेरा घर है, 2 मिनट लगेंगे निकालने में। यह सुनकर आदित्य और काव्या का मन टूट गया। बुआ जी का आगमन। कुछ दिनों बाद आदित्य की बुआ जी आ गई, जिनके आगे सुषमा जी भी नहीं चलती थी। बुआ जी काव्या को बहुत प्यार करती थी। उनके आते ही घर का माहौल बदल गया। वो रीमा को डांटती। अरे, तुझे दूसरे घर जाना है, कुछ काम धाम कर लिया कर। ससुराल में थुकवाएगी हमको, बहू से ही काम करवाती रहती है। रीमा मुंह बनाकर कहती। बुआ जी, मुझसे घर में ऐसे कोई बात नहीं करता। तो बुआ जी कहती। क्यों, कहीं की महारानी है क्या? तभी तो बिगड़ गई है। महेंद्र जी बोले। इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? बुआ जी बोली। भाभी तो अपनी चलाएंगी ही, जब भैया ही कुछ नहीं बोलते। रीमा को ये बातें चुभने लगी। वह रोज माँ से बुआ के जाने की बात करती। गोवा ट्रिप का प्लान और झगड़ा। काव्या और आदित्य की सालगिरह नजदीक थी। उन्होंने गोवा जाने का प्लान बनाया। बुआ जी बोली। जाओ बेटा, घूम आओ। काव्या ने कहा। आदित्य, वैष्णो देवी चलते हैं। रीमा तुरंत बोली। हाँ, मैं भी चलूंगी। लेकिन बुआ जी फट पड़ी। अरे पागल है क्या? शादीशुदा कपल गोवा जाते हैं, तू कहाँ जाएगी? आदित्य ने भी कहा। रीमा, कभी तो अपने भाई भाभी को अकेले छोड़ दिया कर, हर जगह चिपक जाती है। सुषमा जी बोली। आदित्य, छोटी बहन से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बुआ जी बोली। भाभी, बुरा मत मानना, गलती तो यह रीमा की ही है। जब मैं नई थी तो क्या आपकी और भैया के बीच में आई थी? रीमा बुआ जी से लड़ने लगी। मम्मी, यह बुआ जी कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? यह सुनकर बुआ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा। आज ये मुझे कह रही है, कल तुम्हें कहेगी भाभी। बुआ जी ने अपना सामान पैक किया और चली गईं। बुआ जी के जाने के बाद सुषमा जी का गुस्सा काव्या पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा। अगर तुम लोग रीमा को साथ लेकर नहीं जा रहे हो तो तुम भी नहीं जाओगी। एक अच्छी भाभी को यही करना चाहिए। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा। मम्मी जी, मेरा हक है पति के साथ जाने का। अगर मेरे पति मुझे घुमाने ले जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकती। पति पत्नी को साथ समय बिताने का पूरा हक है। यह सुनकर सुषमा जी बोली। कितनी बेशर्म बहू आई है। तभी आदित्य आ गया। मम्मी, आप रीमा को समझाती क्यों नहीं हैं? क्या इसका हर बार हमारे बीच में घुसना जरूरी है? अब महेंद्र जी बोले। रचना, खबरदार जो बहू को हाथ लगाया तो, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। यह सुनकर सुषमा जी को बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा। हाँ हाँ, अब मेरे ही हाथ तोड़ोगे? ऐसी बहू तो दुश्मन को भी ना मिले। महेंद्र जी ने सुना नहीं गया और उन्होंने सुषमा जी को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा। रचना, तुमसे इस लड़की को बिगाड़ा है, अपने बेटे का घर अपने ही हाथ से तोड़ने की तैयारी कर दी। अब रीमा बोली। पापा, आपकी बेटी बोझ है क्या? आप तो हमेशा भाभी की वकालत करते हैं। तभी एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। महेंद्र जी बोले। तुझे यह बात तब समझ आएगी जब तू बहू बनेगी। यह सुनकर सुषमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रोती हुई काव्या की तरफ देखा और फिर रीमा को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा। मैंने ही तुझे बिगाड़ा है। काव्या ने आगे बढ़कर रीमा को उठाया। महेंद्र जी बोले। देख रीमा, भाभी ने तेरा कितना भला सोचा। तूने इसके साथ बुरा किया, पर यह फिर भी तेरे साथ है। रोती हुई रीमा बोली। भाभी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। काव्या और आदित्य ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, हम तुम्हें शादी के बाद गोवा ही भेजेंगे। सब हंसने लगे और घर का तनाव भरा माहौल हल्का हो गया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहानियाँ लाने के लिए हमें हाई बटन दबाकर मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।